हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, लॉ क्लासेस, इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ी खुशी का दिन है। आप लोगों ने जिस चैनल को स्टार्ट कराया था, परीक्षा रिफ्रेशर, आज उसके 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और ये केवल श्रेय जाता है तो हमारे डियर और नियर स्टूडेंटों को। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की प्रेरणा से ये यूट्यूब चैनल आज 5000 सब्सक्राइबर को पार कर गया। डियर स्टूडेंट, इस शुभ अवसर पर हम आप लोगों के लिए एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनसे आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी न्यायिक सेवा में जाने के लिए। आप लोगों को ताकत मिलेगी, आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी और आप लोगों में एक नयापन आएगा। इसी प्रकार परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक माह एक ऐसे न्यायाधीश, एक ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रैंक के हैं, ऐसे शख्सियत जो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी या उससे उच्चस्थ पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे शख्सियत जो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको आप लोग को हर महीने मिलवाया जाएगा। वो आप लोगों से अपनी बातों को शेयर करेंगे। तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ जाएं तो आपको सर की जो सुविधा है वो तो मिलेगी ही। इसके साथ जो सर की सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, वो भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ जो पर मंथ आप लोग एक विशिष्ट और ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी, उनसे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। कैसे हम अपने जुडिशल सर्विस की तैयारी करें, पूरी एक एक बारीकी बहुत पूरा वीडियो देखेंगे तभी डियर स्टूडेंट इसका फ़ायदा मिलेगा कि एक ऐसे न्यायाधीश से आप लोगों का आज सामना कराया जा रहा है जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेके अपने सिलेक्शन तक की बातों को आप लोगों से शेयर किया है, फिर न्यायिक सेवा में आने के बाद की बातों को शेयर किया है और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जुड़े हुए एक स्टूडेंटों को एक एक करके उन्होंने आंसर दिया, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आप लोग आज ऐसे न्यायाधीश से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है श्री हृदय श्रीवास्तव जी। आप वरिष्ठ जनपद एवं सत्र न्यायाधीश हैं और आज आप लोग के सामने वो अपना विचार रखेंगे। बड़े ध्यान से पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी डियर स्टूडेंट आप लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। आज आप लोग से आप लोग को एक मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री हृदय श्रीवास्तव जी बस 10 मिनट के अंदर आप लोग के सामने जुड़ जाएंगे। कोई विजिट हुए हाई कोर्ट के जज की हो रही है, तो अभी जस्ट फ़ोन आया था कि बस उन्होंने कहा मैक्सिमम 5:45 तक हम जुड़ जाएंगे। तो आप लोग अपने जो प्रश्न पूछना हो, पंकज अवस्थी जी, हाँ, कैमरा को ऑन करिए और प्रॉपर ड्रेस पहनिए। के बाद हमसे बात करिएगा फ़ोन पर। ठीक है सर, ठीक। आफ्टर 6:30 हमसे बात करिएगा। हाँ, तो देखिए आप लोग अपने सिस्टमेटिक क्वेश्चन को बना लें, 1 से 2 क्वेश्चन। कल भी हमने आप लोग को रिहर्सल के रूप में बताया था, जो आप लोग को लगता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के बारे में, मेंस के एग्जामिनेशंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, जुडिशल सर्विसेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस, तो कोशिश करिए कि 2 क्वेश्चन आप लोग रेडी रखिए ताकि सब लोगों को चांस मिल जाए। ठीक है, और बाकी जो वो आप लोग को सर बताते हैं, आप लोग को उसको ध्यान से सुनिए आप लोग कि वो आप लोग से क्या अपना शेयर करते हैं। ठीक है, वो मध्य प्रदेश के बहुत ही सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ठीक है सर।
नमस्कार नमस्कार पंकज जी, थैंक यू, आपने कहना मान लिया, बहुत अच्छी बात। देखिए, तो जो ठीक ये है। जज साहब है, ये आप लोग जब तक सिलेक्शन मिलेगा तब तक ये हाई कोर्ट आ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जानते हैं कि जो जुडिशल ऑफिसर का इंटरव्यू होता है, वह हाई कोर्ट के जज लेते हैं। तो आज जो सब चीज़ों को सीखने का, समझने का समय मिला है, तो उसको हम लोग सीखें। और जब आप लोग का इंटरव्यू पढ़ें, तो हम चाहेंगे कि मालूम रहे कि जज क्या आप लोग से उम्मीद करते हैं, क्या आप लोग से सीखना चाहते हैं। तो शर्माइए नहीं आप लोग, ठीक है ना। तो कहने का देखो मतलब ये है कि जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो, जहाँ पर आपका मोटिव है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, और जिसके लिए सर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी क्षमता के द्वारा, सर की क्षमता के द्वारा जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि जो ऐसे व्यक्ति से आपका सामना हो रहा है, आप उनसे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें। और हम कोशिश करेंगे कि यही परिपाटी कम से कम 1 महीने में एक तो ज़रूर हो जाए, और कोशिश होगी 2 हो जाएगी तो 2 करा देंगे। पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं, और फिर इसी बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आप लोग को 1 महीने में अगर 2 जुडिशल ऑफिसर से मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगली कोशिश जो होगी, ऐसे एडीजे से मिलाने की कोशिश रहेगी जो अभी न्यूली सेलेक्ट हुए हैं, जो अभी एचएसजीएस में सेलेक्ट हुए हैं, एडीजे के पद पर हैं। ताकि आप लोग जो कल हमसे पूछ रहे थे कि सर जनरल स्टडीज़ के बारे में, तो देखिए, जो आदित्य म्यूट कर लो मोबाइल, आदित्य मोबाइल, जो लोग डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं और सीनियर होते हैं, उनके जनरल स्टडीज़ पर हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो आपको प्रॉपर गाइडेंस उनसे नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने जब अपने समय में जुडिशल स्टडी, जुडिशल सर्विसेज में उन्होंने ज्वाइन किया होगा, तो उस समय किया होगा। इस समय हम चाहते हैं कि ऐसे एक एडीजे से जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को नेक्स्ट विजिट उन्हीं की होगी, और वो आप लोग को बहुत अच्छा गाइडेंस दे देंगे कैसे आप लोग अपनी जनरल स्टडीज़ को तैयार करिए। बाकी रही बात, जो जुडी डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जजेस होते हैं, वो धीरे 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 क्या होता है कि अपने समय की जो जनरल स्टडीज़ उन्होंने पढ़ा था, समझा था, लिखा था, वो अब धीरे धीरे उतनी फ्रूटफुल आप लोग के लिए नहीं रह जाती जितनी कि आप लोग को आज ज़रूरत है। इनसे आप केवल केस लॉ के बारे में जान सकते हैं, कैसे जुडिशल माइंड डेवलप किया जाए ये जान सकते हैं, एक जज आपसे इंटरव्यू में क्या उम्मीद करते हैं ये आप जान सकते हैं, जो जुडिशल क्वेश्चन होते हैं, वे एरेक्ट होते हैं, या जो और प्रॉब्लम आती है, उस पे आपको वो प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग रेडी रहिए, थोड़ा हम भी वेट कर रहे हैं, और आप भी 2-4 मिनट का वेट करिए। 5:45 पे कहा था कि मैं जुड़ जाऊंगा, तो 5:45 तक आप लोग वेट करिए, और कोशिश रहेगी। हाँ देखो सर आ गए, ठीक है, हम उनको ज्वाइन करा रहे हैं। सब लोग कैमरा को ऑन कर लो, बीच में हमसे बुलवाना नहीं आप लोग। हम लोग के बीच में मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हृदय श्रीवास्तव जी आ गए हैं। हम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से अपने सभी स्टूडेंटों की ओर से आपका आज इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, और भाई साहब को नमस्कार, और हमारे सारे स्टूडेंट्स जितने हैं, वो सब की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये भाई साहब आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा म्यूट है, थैंक यू भाई साहब।
पुट थोड़ा सा भाई साहब उनसे बोल दिया आपका मोबाइल को ना वो म्यूट हटा दें तो फिर आवाज़ आने लगेगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई साहब आ रही है। बहुत बहुत हाँ भाई धन्यवाद साहब भाई आ रही साहब। है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने आज परीक्षा आपने रिफ्रेशर लॉ आज क्लासेस के परीक्षा रिफ्रेशर लॉ स्टूडेंटों क्लासेस के लिए के अपना अमूल्य समय दिया स्टूडेंटों के लिए अपना अमूल्य समय दिया और और हम परीक्षा हम रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर और से अपने सारे और अपने सारे स्टूडेंट्स जो जुडिशल स्टूडेंट्स सर्विसेज की, हायर जो जुडिशल जुडिशल सर्विसेज की सर्विसेज के, हायर जुडिशल और सर्विसेज के अभियोजन सेवा की और तैयारी अभियोजन कर रहे सेवा हैं, की बड़ी तैयारी कर बेसब्री रहे से हैं, आपका इंतजार कर रहे बड़ी थे। बेसब्री से आपका ये वो इंतजार कर रहे छात्र थे। हैं ये वो छात्र जिन्होंने हैं बहुत ही मेहनत से, जिन्होंने लगन से बहुत ही मेहनत से, लगन संस्थान से से जुड़े हुए हैं संस्थान से और जुड़े हुए कुछ हैं लोगों ने और अपने लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को निकाला, अपने कुछ लोग प्रारंभिक मुख्य परीक्षा परीक्षा को तक निकाला, पहुंचे। कुछ ने मुख्य अभी ये परीक्षा लोग तक अंडर पहुंचे। प्रोसेस हैं। अभी ये तो लोग अंडर आपका प्रोसेस हैं। आशीर्वाद, आपका आपका आशीर्वाद, मार्गनिर्देशन, आपका आपको मार्गनिर्देशन, ये कुछ इन आपको लोग के अपने प्रश्न ये हैं वो भी कुछ आपसे इनके थोड़ा ये अपने लोग प्रश्न पूछेंगे। हैं, वो भी आपसे तो हम थोड़ा ये चाहते लोग हैं कि पूछेंगे। थोड़ा आप इनको पहले आप कुछ इनको इनको पहले मार्गनिर्देशन दीजिए इनको ताकि लोग मार्गनिर्देशन न्यायिक दीजिए, सेवा की जो परीक्षा ताकि की लोग तैयारी न्यायिक कर रहे सेवा हैं की जो परीक्षा की उसमें इन तैयारी लोग को कर रहे सही हैं मार्गनिर्देशन मिल उसमें पाए। इन लोग को सही मार्गनिर्देशन मिल पाए। अब हम आपसे भाई साहब आपसे कहेंगे थोड़ा सा नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों। बच्चों को आपसे मार्गनिर्देशन कहेंगे थोड़ा दीजिए। सा बच्चों को मार्गनिर्देशन दीजिए। बिल्कुल। नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हर्ष बिहारी जी ने बताया, आवाज आ रही मेरी? हाँ थोड़ी स्लो आ रही है भाई साहब। जी सर। जैसा कि जी सर जी हर्ष बिहारी जी ने बताया कि आप सब लोग न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ विधि से संबंधित जितने शासकीय सेवा के क्षेत्र हैं उनमें आप तैयारी कर प्रवेश करना चाहते हैं। आप सब को मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि के क्षेत्र का बड़ा व्यापक रूप है और आज के परिवेश में सिविल जज और एडीजे की परीक्षा के लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो हिंदी बेल्ट है, विशेषकर हम इलाहाबाद यूपी के लोगों की बात कर रहे हैं, इसमें लगातार हर साल वैकेंसीज आ रही हैं। इसलिए आप सब इस तैयारी को निरंतर जारी रखें और इस बात का एहसास ना करें कि वैकेंसी आएगी फिर हम तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। पढ़ाई सतत जारी रहना चाहिए और आपका कंसंट्रेशन इस बात पे होना चाहिए कि हमें परीक्षा को किसी भी हालत में निकालना है और मछली की आंख की पर ही नज़र आपकी होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली के आंख पर नज़र थी, तीर उनको वहीं चलाना था। इसी प्रकार मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का बिल्कुल केयर मत करें कि कितने पद पर वैकेंसी आई है, कि कहीं 40 आई है, कहीं 50 आया है, कहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक पोस्ट मेरे लिए बनी है और मुझे इस पोस्ट पर अपना चयन चाहिए। और कभी भी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार ना करें कि इस बार हम ट्रायल कर लेते हैं, अगली बार अच्छी तरीके से तैयारी करें। पहला एग्जाम आपका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होता है और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम प्रथम बार में भी सेलेक्ट हो जाएं। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जैसे ही मान लीजिए किसी बच्चे ने सन 18 में लॉ पास किया और उसने सिविल जज की तैयारी की और 19 में वैकेंसी में सिविल जज में एन केन प्रकरण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप ये मानो कि सन 19 का पास आउट लॉ स्टूडेंट आपको कमीशन देने के लिए तैयार बैठा है। यानी उस संख्या में आपका कंपटीटर एक संख्या की बढ़ोतरी हो जाएगी और वो लड़का जो नया एलएलबी पास है वो ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा एंथुसियाज्म और ज़्यादा पेनिट्रेशन रखता है। इसलिए कोशिश हमेशा ये होना चाहिए, पहला बार एंड आखिरी बार। पढ़ाई के दो तरीके हैं,
मैं जो समझता हूँ, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमेशा दो तरीकों से पढ़ाई करनी चाहिए। एक पढ़ाई होती है इंटेंसिव और दूसरी पढ़ाई होती है एक्सटेंसिव। प्रत्येक कंपटीशन में ये दोनों पढ़ाई बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनका क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सटेंसिव का मतलब कि हमने जितना भी सिलेबस है उस एग्ज़ाम में आने के लिए उन सब की मैंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। इसमें से कहीं भी कोई भी प्रश्न आएगा मुझसे छूटेगा नहीं। दूसरा इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि मैंने इस पेपर में 10 सवाल को सेलेक्ट कर लिया है। ये 10 सवाल मेरे दिमाग में कंप्यूटर में फीड हैं। ये अगर ये क्वेश्चन मेरे आया तो इसका आंसर मेरे कंप्यूटर से निकलकर मिनिमम से मिनिमम समय में आंसर बुक में छप जाएगा। इसमें आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा और वो आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आप अच्छे से अच्छा उसका आंसर लिखेंगे। इसका उदाहरण ये, जैसे किसी पेपर में 10 सवाल आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं और उस 10 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन एकदम पढ़े हुए इंटेंसिव मिल गए, तो वो आप अगर उसको आसानी से उसमें रिप्रोड्यूस कर दोगे आंसर शीट में, तो वो जो 60 नंबर का सवाल रहेगा कोशिश ये करना चाहिए 45 से 50 इसमें मेरे को मिलेंगे। अब बचा 40 नंबर का 4 सवाल। ये मैं फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर आपने इंटेंसिव पढ़ाई की है कि ये कहीं से भी आया है तो मैं लिख दूंगा, तो इसको लिखने में अगर 40 में 20 नंबर भी आता है तो आप 45, 20, 65, 70 पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आप सभी एक्सटेंसिव ही पढ़े हुए हैं तो आपके दिमाग के कंप्यूटर में कोई भी आंसर जब छपा रहता है, जो चीज़ आप पढ़े रहते हो उसको निकालने में टाइम लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए सिविल जज या एडीजे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 379 पर सवाल आ गया। अब 379 आईपीसी जो थेफ्ट का केस है उसको आपने लॉ बुक्स में कम से कम 10-15 पेज में उसको पढ़ा होगा, लेकिन अब आना तो उसमें या तो 3 नंबर का सवाल आएगा या 5 नंबर का सवाल आएगा। इस 3 नंबर और 5 नंबर के सवाल को अब आपका दिमाग का कंप्यूटर ये सोच रहा है कि इस 15 पेज में से मैं 1-1.5 पेज कैसे निकालूं जो सब्सटेंशियल हो जाए। जैसे परीक्षार्थी कहते हैं कि साहब मैंने तो 379 आया था वो 4 पेज में लिख दिया, लेकिन जांचने वाले ने मेरे को 2 नंबर दिया। कारण क्योंकि आप जब अपने 15 पेज से निकालते हो 4 पेज को, तो सब्सटेंशियल चीज ना निकल के उल्टी सीधी चीजें निकल के उसमें रिप्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा, जैसे अब 379 आया, क्या है इसके 4-5 इंग्रेडिएंट हैं। म्यूबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके इंटेंशनली उसको आपके पोजीशन से डिस्पोजेस करना चाहिए, इंटेंशन अनलॉफुल होना चाहिए। तो ये चीजें जब आप लिखोगे और उसमें 1-2 पॉइंट अपने से डिस्कस करके एक पेज में 10-15 लाइन में लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको 6 नंबर से 5-4 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कुछ क्वेश्चन जो उसको रटा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं रटन तो विद्या खराब होती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कुछ सवाल आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। आपके दिमाग का जो कंप्यूटर उसमें फीड होना चाहिए, जिससे कि आप, क्योंकि एग्जामिनेशन केवल 2.5-3-2 घंटे का होता है, उसमें आपको बेटर देन बेस्ट करना है। आपको किसी एग्जाम को पास नहीं करना, आपको अच्छे लड़कों में सेलेक्ट होना है। तो सिलेक्शन पाने के लिए कुछ तो अलग होना ही पड़ेगा और अलग तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप सब बृहद तरीके से, विस्तृत तरीके से भी पढ़ें और उसमें से कुछ समराइज करें, कुछ क्वेश्चन को समराइज करें और उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे कि रिप्रोड्यूस करने में आसानी रहे। और मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग हार्ड कॉपी जरूर रखें अपने टेबल पर। मान लीजिए आप एडीजे की तैयारी कर रहे हैं, एडीजे की तैयारी के सारे सिलेबस वाले बुक अपने टेबल पे होने चाहिए। और जब भी आप घूमते फिरते आए, बेयर एक्ट उठाया, 10 लाइन पढ़ा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के पूरी किताब पढ़ डालें एक साथ में, और उसको आप मनन करें। फिर उससे अपने जो कलीग हैं उनसे डिस्कस करें, अपने जो टीचर हैं जहाँ पर आप लोग रिफ्रेशर कोर्स में जाते हो, अपने प्रोफेसर से, अपने गाइड से उसको डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए
बेरैक भी पढ़ें, शार्ट नोट बनाएं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी मैं कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर पर हमेशा जागरूक रहिए। आजकल तो नेट का जमाना है, सभी के पास हर समय सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए आपको हिंदू जरूर पढ़िए। अगर जो अच्छा कमीशन की तैयारी कर रहा है वो बच्चा हमेशा द हिंदू पेपर पढ़ता है, उसके आर्टिकल्स को जरूर पढ़िए और नोट बनाइए उस आर्टिकल्स का। जब तक आप उस आर्टिकल्स के नोट नहीं बनाएंगे, आपको लिखने की क्षमता डेवलप नहीं करेंगे, तो उसको आप अपने एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस, क्योंकि एग्जामिनेशन बच्चे को आना महत्वपूर्ण नहीं है, आने के साथ साथ उसको रिप्रोड्यूस करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक आप उसको अपने दिमाग से निकाल कर आंसर बुक में रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, फिर बाद में आप कहते रह जाते हो, अरे ये तो मेरे को आता था भाई, मैं इसको नहीं कर पाया। तो इसके लिए रिटन प्रैक्टिस मस्ट बी, रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए आप। और आपको कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं करना, मैं तो अपना बात जानता हूं कि अपने को कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं करना, हमें अपने से ही कंपटीशन करना है। इसका कैसे तरीका अडॉप्ट करोगे पढ़ाई का, आप एक दिन 5 क्वेश्चन उत्तर लिखिए, आपको लगेगा 2 घंटा लगा, फिर उसी क्वेश्चन को कोशिश करिए कि हम उसको 1.25 घंटा में करें, फिर उसको लगे कि 1.5 घंटा में करें। इससे करते जब आप रिड्यूस करोगे तो अपने आप में आप अपने से ही कंपटीशन है और इसको आप बेटर करोगे। और सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो लीडिंग साइटेशंस हैं उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि 1986-87 में जब हम लोग जुडिशरी की तैयारी करते थे तो उसमें करंट अफेयर्स और लीडिंग सुप्रीम कोर्ट्स के केसेस आते थे। मुझे पेपर पढ़ने का यह फायदा हुआ था। उस समय एक दयाराम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस था, आपके हर्ष बिहारी साहब को मालूम होगा कि अलीगढ़ में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब LLM की परीक्षा दे रहे थे और वो एग्जामिनेशन में चीटिंग करते हुए वहाँ के प्रोफेसर ने उनको पकड़ लिया था, और उसके बाद उनके आचरण के संबंध में हाई कोर्ट ने जो है कार्रवाई की और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए जज है वे नो डुअल कैरेक्टर, अर्थात जज जो कोर्ट के अंदर है वैसे ही उसको कोर्ट के बाहर भी आचरण दिखाना पड़ेगा। ये तो उसकी बात हुई, लेकिन ये न्यूज पेपर में बहुत हाईलाइट हुआ था, और ये जब प्रेजेंट डे के में आया है 1986 के एग्जाम में, तो हम लोगों को पेपर पढ़ने का फायदा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि हम लोग चूंकि उस समय प्रैक्टिस में नहीं थे और कोर्ट से आए, किंतु पेपर में पढ़ने के कारण इस साइटेशन का फायदा, इस जजमेंट का फायदा हम लोगों को मिला। इसलिए पेपर जरूर पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए, और इंग्लिश जरूर लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, मस्ट है। आप भले हिंदी में तैयारी करते हैं, लेकिन जब आप नौकरी में आ जाओगे तो सारे मैक्सिमम बुक्स इंग्लिश में हैं। जजमेंट तो हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन किताबें आपको सामान्यतः अच्छी किताबें अंग्रेजी में मिलती हैं। इसलिए इसके साथ साथ इंग्लिश की भी, और यूपी में शायद जुडिशरी में इंग्लिश का एक पेपर भी होता है ट्रांसलेशन का, कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो हर चीज़ पे आप लोग तैयारी करते रहें, और आप लोगों को तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आपके पास हर्ष बिहारी श्रीवास्तव जी जैसे एक अच्छे जूरिस्ट हैं जो आपको अच्छा गाइड करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। और ये समझिए कि कोई ऊपर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आएगा और वो एग्जाम को चलेगा। एग्जाम हम ही आप में से कोई बच्चा सेलेक्ट करता है। बस आप में एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि अगर ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए दिल से करना पड़ेगा। अपने केवल पेरेंट्स को बताने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। आपको अपने मन में इस बात को एहसास लाना पड़ेगा कि मुझे सेलेक्ट होना है और मुझे कुछ आगे बढ़ना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई कम से कम डेली 6 घंटे तो आपको करनी पड़ेगी, बिना किसी उसके चाहे वांट आए या ना आए, 6 घंटे आप इसको पढ़ाई कर लें। और मैं तो एक सीधा सा जानता हूँ, आपके पास अभी एज है, एनर्जी है, अगर आज आप 20 साल से लेके 25 साल की उम्र में अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो जिंदगी भर आराम करोगे।
और नहीं आज आराम करोगे तो जिंदगी भर पढ़ना रहेगा। चॉइस आपका है। तो इसलिए मेरा है कि आप जब अच्छी नौकरी में आओगे तो आपके पेरेंट्स का नाम अच्छा होगा। आज आप पेरेंट्स के नाम से जाने जाओगे, कल आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएंगे। और माता पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो आप अपने बेटे अपनी बेटी के तरीके से खुश होता है, और कोई नहीं खुश होता अपनी आपकी तरक्की से। केवल पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं। इसलिए उनके नाम को रोशन करना है। और मेरा अपना मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो असंभव है और आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने आप सवाल करो ना कि ये क्यों नहीं हो सकता, आपको ही आंसर मिलेगा कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने अगल बगल देखो कि अगर ये पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पा सकता। इसलिए मन लगा के पढ़िए और इच्छा से पढ़िए। पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लीजिए, सीरियसली लीजिए। और मैं दो शब्द आपको बोलता हूँ, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये दोनों शब्द विस्तृत और संकुचित। विस्तृत का मतलब, फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ, विस्तृत का मतलब कि एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, एक्ट है, उदाहरण ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको सब आता है। और उस संकुचित का मतलब इसमें से 4 सवाल हैं ऐसे जो मेरे को सबसे अच्छे आते हैं। ये 4 सवाल आएगा, 4 में से 2 आएंगे तो 1-2 नंबर से ज्यादा मेरा नहीं कटेगा। मतलब इसको मैं बेटर देन बेस्ट के रूप में रिप्रोड्यूस कर दूंगा। इसे संकुचित और कंपटीशन के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अनिश्चितता का दौर है। कौन सा सवाल कहाँ से आएगा, लेकिन सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे मान लीजिए यूपीएडीजे की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएडीजे का 10-12 साल का आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसको उसके ट्रेंड्स को डेवलप करिए, उसी में से 2-4-6 सवाल को रट डालिए और बाकी को एक्सटेंस कर लीजिए कि इसमें तैयारी करना है। और उससे के आधार पर आगे बढ़ते चलिए और समय बांध लीजिए। जैसे 3 महीने हैं आपके पास अगर तैयारी के लिए, तो आज हम 1 हफ्ते में सीआरपीसी खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में एविडेंस साइट खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में ये खत्म कर देंगे, आईपीसी खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में अदर अन्य सब्जेक्ट्स को लेके खत्म करें। और फिर उसके बाद जब वो तीनों पूरा सब्जेक्ट आपका रिसर्कुलेट हो जाए, फिर इसको रिसाइकिल, अब हम इसको 3 दिन में पढ़ेंगे, फिर इसको, और उसी में से 5-10 सवाल आप निकाल लें और उसको एक छोटी सी कॉपी में रखें। जब कहीं से घूम के आए उसको आप अपने पन्ने से पलट लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप रख लीजिए। जैसे आप कहीं से घूम के आते हैं उसको देख लीजिए, तो वो माइंड रिप्रोड्यूस होता रहता है और आपके दिमाग में साइकिल चलता रहना चाहिए। और 2-4 ऐसे अपने कलीग को साथ में रखिए जो आपके साथ निगोशिएशन करें, कन्वर्सेशन करें, क्योंकि निगोशिएशन और कन्वर्सेशन से भी बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इस तरह से आप सब अच्छे से तैयारी करें। और आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे से पूछें। हाँ हर्ष बिहारी जी। अच्छा, और देखिए सर ने एक आप लोग के लिए इतना अच्छा 2 शब्दों में बता दिया, चाहे अभी आराम करिए चाहे बाद में आराम करिए। अगर आप अभी आराम करते फिर पूरे जीवन आप जो है आराम नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें तो इतनी गूढ़ बातें बताई गई। आप लोग इतने मेच्योर हैं, गंभीर हैं, इस बात को आप लोग आज इसको गांठ बना के रख लीजिए कि हमको 2 साल 3 साल 4 साल जो भी टाइम लगे सारी सुख सुविधा को त्याग कर देना है। दिन रात हमको केवल मेहनत करना है। संडे मंडे ट्यूसडे किसी को ध्यान में नहीं रखना है। सर ने जो बताया कि सबसे ज़्यादा खुशी होते हैं माता पिता, तो हम जिस माता पिता की वजह से मेरा अस्तित्व है, अगर हम उनको इतना बड़ा खुशी दे सकते हैं तो उससे होनहार कोई बेटा बेटी नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर। तो हम तो चाहेंगे कि एक एक लोग बड़े ही संयमित रूप में जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हो उसको सर के सामने रखें। हम एक एक लोग का नाम बोलेंगे, वो अपने प्रश्न को सर से पूछ सकते हैं। सबसे पहले अभय श्रीवास्तव।
अननोन होता है तो वहाँ थोड़ा सा डर सा महसूस होता है। जब आप इंटरव्यू देने किसी के समक्ष जाते हैं ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इंटरव्यू लेना सबसे आसान है, इंटरव्यू लेना सबसे कठिन है। आप सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर प्रवेश करते हुए जो इंटरव्यू लेने वाले आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको प्रणाम करें। ड्रेस सोबर होना चाहिए, विशेषकर सिविल जज, एडीजे, एपीपी की अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सोबर ड्रेस, यदि विंटर का सीजन है तो टाई कोट अवश्य रहे, और अगर समर है तो वाइट शर्ट या स्काई ब्लू शर्ट या लाइट कलर का शर्ट और टाई जरूर पहनना चाहिए। और रूम में इंटर करते समय सबसे पहले पूछना चाहिए क्या मैं आ सकता हूँ, और उसके बाद उनके कहने पर आप चेयर पर बैठें और उनके सवालों का स्पष्ट और क्लियर कट जवाब दें। और जिस सवाल का आंसर अगर आपको नहीं आता है बाय दी वे, तो आप स्पष्ट मना कर दें कि मुझे इस सवाल का आंसर नहीं आता है, क्योंकि अगर उस सवाल को आप घुमाना शुरू करेंगे कि इसका ऐसा हो सकता है तो उसमें से क्वेश्चन निकलता चला जाएगा और आप उसमें उलझते हुए चले जाएंगे। तो जिन सवालों को का आंसर कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से देना है, और जिनका आंसर आपको नहीं आता तो उसमें घुमाने के बजाय स्पष्ट रूप से आप सॉरी सर, आई एम अनेबल टू गिव यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो समझ जाएंगे। नहीं तो फिर, और इंटरव्यू लेने वाला आपको पहले नॉर्मल करता है, आपसे पहले आपके टाउन के बारे में पूछेगा, आपके बेसिक एजुकेशन के बारे में पूछेगा, आपके हॉबीज पूछेगा, फिर उसके बाद जाके वो टॉपिक पर आता है। तो टॉपिक पर जब वो आएगा आपके एक्सपर्टाइजेशन के बारे में पूछेगा और उसी पर ज़्यादा सवाल करेगा, और जितने सवालों का सवाल आंसर आते हैं आप उसको जवाब दीजिए, और जिसका नहीं आता उसको स्पष्ट शब्दों में मना कर, और भी कूल रहना चाहिए, इजी रहना चाहिए। और पूछें। बस थैंक यू सर। मंजरी जी आप जो पूछना चाहते हैं सर से, जी अपने मोबाइल को खोल मंजरी जी। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डेली जो जजमेंट आती है सर, वो नोट डाउन करना अच्छा होता है या फिर कोई और तरीका होता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो रोज नए नए आते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो लीडिंग और हाईलाइटेड जजमेंट होते हैं उनको आप डाउनलोड करें। जैसे कि ट्रिपल तलाक चल रहा था, और अभी जो कुछ नए रिसेंट से जजमेंट्स आ रहे हैं उन पे सबरीमाला वाला केस हुआ, ये कोविड वाले केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पे दिया जजमेंट दिया, और अदर पर्सनल लिबर्टी पर इन पे केसेज कैसे आए, कैसे उसके शॉर्ट नोट बनाइए। सुप्रीम कोर्ट से पेपर में आ जाए या नेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, किताबें भी आती हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हो। और अदर बुक्स हैं आपके हर्ष बिहारी जी के जो किताबें निकलती हैं उसमें भी बहुत सारे आपके जजमेंट मिल जाते हैं, उनसे निकाल के पढ़िए। और बहुत ज़्यादा साइटेशंस पर जाने की ज़रूरत नहीं रहती, हाईलाइट साइटेशंस जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन होते हैं उनको पढ़ें और उससे काम अपना करें। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन पर आ गया तो उस पर आप एक लेटेस्ट जजमेंट क्या आया, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर क्या लेटेस्ट जजमेंट है, मेडिकल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस में क्या कोरिलेशन होना चाहिए, इस पे क्या व्यू है, बिल का क्या बिल के बारे में कैसे उसको प्रमाणित करना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये जैसे दामोदर का केस है, पेनाल्टी लगना चाहिए लीगल एड का, और अदरवाइज नोटिस के प्रिजम्पशंस क्या हैं, इसके संबंध में जो हाईलाइटेड केसेज आते हैं इनको आप लोग पढ़ें और उसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू सर। अब मन्नू जी सर से जो पूछना हो आप। गुड इवनिंग सर। सर से जो पूछना हो आप।
गुड इवनिंग। सर बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन सर ये था कि सर हाउ कैन वी कोरिलेट विद द टेक्स्ट एंड द बेयर तो सर फर्स्ट बी में सर किसी आपको छोटा बोलते हैं कि हम बिकॉज़ आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही सर। अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ बोले बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हाउ कैन वी बेसिकली सर कोरिलेट टेक्स्ट बुक्स एंड सर बेयर जिसपे सर बीच में मतलब एक इजी शॉट में सर हम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हम मतलब क्वालिफाई कर बेयर एक्ट को टेक्स्ट बुक में इंटरप्रेट किया जाता है। बेयर एक्ट के कुछ वर्ड्स बड़े लीगल और हार्ड टर्मोलॉजी होते हैं जो एक सामान्य बच्चे को जो कि अभी एलएलबी पास कर इंटर हुआ है कंपटीशन में या लीगल फील्ड में, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको इंटरप्रेट और सरल भाषा में टेक्स्ट बुक में दिया जाता है। तो क्योंकि जब बेयर एक्ट को टेक्स्ट बुक से आपको रिलेट करके उसके इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे उसके बाद ही आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप उसमें लिखा, मैं सीधा सा उदाहरण बताऊं, मैं 379 पे आ जाता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी की अचल संपत्ति को उसके विधिक अधिपत्य से, अब आपको ये नहीं समझ में आएगा विधिक अधिपत्य क्या है, इसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए आना पड़ेगा, किसमें, टेक्स्ट बुक में आना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जब डिफिनीशन क्लास दिए रहते हैं हर बेयर एक्ट में कि उसके जो टर्मोलॉजी है उसके क्या मायने होते हैं। जैसे आईपीसी में दिया है वॉलेंट्रली, मतलब स्वेच्छा। अब स्वेच्छा का परिभाषा सिंपल सा एक आप समझते हो तो जो अपने मन से किया जाए स्वेच्छा, यही है। इसका इसकी परिभाषा ये भी है कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे आप इसके रिजल्ट के बारे में जानते हो, वो भी वॉलेंट्री की परिभाषा में आ जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको किसी साइड जजमेंट में था कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई को बीच बचाव करने वाला एक तीसरा व्यक्ति आया और उसको बीच बचाव करने वाले में ने दोनों में से लड़ाई, उसने एक ने जो चाकू दूसरे को मार रहा था वो बीच बचाव करने वाले को लग गया, ठीक है। तो अब इसके खिलाफ केस चला कि तो इस एक्यूज ने ये प्ली ली कि साहब मेरा आशय इसको मारने का नहीं था, मैंने इसको नहीं मारा, ये तो बीच बचाव करने आ गया था इसलिए इसको चोट लग गई, अतः मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं। समझ गए? तो अब इन परिभाषा क्या कि स्वेच्छा की एक जब चार्ज लगता है कि क्या तुमने इसे आशय स्वेच्छा मारपीट की, अब स्वेच्छा करा, मैं तो इसे स्वेच्छा से नहीं मारा साहब, ये तो बीच बचाव करने अपने आप आ गए थे, मैं तो इसके लिए लायबल नहीं। लेकिन नहीं, आप आईपीसी की धारा 39 इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 39 में वॉलंटरी की परिभाषा दी गई है और उसको भिन्न भिन्न साइटेशंस में बड़े लंबे तरीके से इंटरप्रेट किया गया। उसी में दिया गया कि ऐसा कोई कार्य करना जिसके रिजल्ट का उम्मीद की जा सकती थी और रिजल्ट आप जानते थे। आप किसी को चाकू मारोगे या लगेगा तो जानते हो उसको चोट आएगी, इसलिए वो जो दूसरे को आपने जो चाकू मारा था वो उसमें कवर हो जाता है। इसलिए डिफिनीशन क्लास को भी अगर साथ रह के आप पढ़ोगे बेयर एक्ट को तो बड़े अच्छे से समझ जाओगे। इसी तरह मैं एविडेंस एक्ट पे आता हूँ। एविडेंस एक्ट में आपको दो शब्द मिलेंगे, शैल और मे। सेक्शन 3 में जब डिफिनीशन क्लास आप पढ़ोगे शैल और मे, शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब वो मैंडेटरी का हिंदी है अज्ञात्मक, ये होना ही होना है। और मे का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी, यानी विवेक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका आप एविडेंस एक्ट आप लोग पढ़े होंगे, सेक्शन 3 में शैल प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम पढ़ा कहीं आप लोगों ने? शैल प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम, यस सर, यस सर, डिफिनीशन में दिया होगा, सेक्शन 3 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो शैल प्रिज्यूम का मतलब कि हाँ ये ऐसा होगा,
और मे का मतलब ऐसा हो भी सकता है, इसका रिवर्ट किया जा सकता है, ये इसका खंडन किया जाए। इस प्रिजम्पशन का सेल्फ प्रिज्यूम मतलब ये इसका प्रिजम्पशन का खंडन नहीं हो सकता। मे प्रिज्यूम का मतलब ये आपका जो कहता नहीं ऐसा नहीं हुआ वो उसको खंडित कर सकता है। इसलिए बेयर एक्ट को कमेंट्री वाली टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन कर देती हैं, जो कि बच्चों को समझने में आसानी होती है। इसलिए बेयर एक्ट और कमेंट्री दोनों साथ लेके आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आंसर और उसका स्पष्टीकरण आसानी से आ जाएगा और दिमाग में अच्छी तरह से वो बैठ जाएगा। ठीक सर, एक क्वेश्चन और था। बोले बेटा। So actually, sir, what is the मतलब based, sir, what is the best answer technique for some things? आंसर से मतलब किस तरह से हम इंटरप्रेट करें, इस तरह से बेस्ट अगर मार्क्स लाने से कोशिश कर सकते हैं सर। बेसिकली मार्क्स लाने के लिए देखो, मैं किसी भी चीज को तैयारी करने के लिए आपको सेलेक्टिव तो होना ही पड़ेगा ना, और उसको समराइज तो करना ही पड़ेगा। बेयर एक्ट में तो 3 लाइन का है, लेकिन आपको जब सवाल आएगा मर्डर और कैपेबल होमोसाइड में क्या अंतर है, तो आपको 299 और 300 को लिखना पढ़ना पड़ेगा और फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट दोनों को लेके आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, और जब नोट्स बनाओगे और उसको 2-4 बार पढ़ोगे और उसको रिप्रोड्यूस करने की जब क्षमता आप में आ जाएगी तो आसानी से आपको नंबर भी मिलने का आ जाएगा। And sir, what is your sir real life experience or sir sitting on chair and sir off the chair? Your voice is not clear, beta. So what are your real life experiences sitting on the chair and sir listening to lawyers and sir making perfect decision? जी कई लोग बहुत कहते हैं जज का काम बड़ा स्ट्रेनफुल है, ये है। यही सामंजस्य आपको बैठाना होता है। परिवार और सर्विस में सामंजस्य बैठाना और परिवार को भी खुश रखना और अपने काम को सही समय से करना, ये एक आर्ट है और इस आर्ट को डेवलप करना पड़ता है। अपने शौक को, अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं में कुछ तो दमन करना पड़ता है, लेकिन ये पार्ट एंड सर्विस है। अब हम खड़े होकर ठेले पर चाट नहीं खा सकते, हम पान की दुकान पर पान नहीं खा सकते, होटल में जिस ज़िले में पोस्टेड है वहाँ जाकर डोसा और वड़ा पाव नहीं खा सकते। लेकिन अगर हम इसका कुछ नुकसान उठाते हैं तो इसके फायदे भी तो हैं। इस सर्विस, कोई भी सर्विस आप करते हो तो उस सर्विस के इफ एंड बट तो मिलेंगे ही भाई, और इसी में सामंजस्य स्थापित करना है, एंजॉय करना है। और जब तक किसी चीज़ से फ्रेंडली नहीं होगे, किसी चीज़ को आत्मसात नहीं करोगे, तो आपने, जैसे मैं उदाहरण बताऊं, हम लोगों को ये मोबाइल पूरी तरह से आज भी ज़्यादा नहीं आता। अपना कभी व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक कर लिया या मोबाइल कॉल ऑन कर लिया, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करोगे 4-5 साल का बच्चा इस मोबाइल से हमसे ज़्यादा फ्रेंडली है, उसको इसके एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। क्यों? क्योंकि उसको इससे डर नहीं है, इससे उसको फ्रेंडशिप कर ली। हमें लगता है हमें कंप्यूटर ज़्यादा नहीं आता, मुझे कहने में कोई स्टेशन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन अब नहीं किया, फ्रेंडली हुए तो, लेकिन आप लोग ज़्यादा कर लेते हो फ्रेंड, क्योंकि आप लोग इससे फ्रेंडली हो चुके हो। हम कुछ चीज़ें जैसे अब मेरा सिस्टम ऑफिसर आके करके चला गया तो अपन आलस, अपन को क्या करना है यार, ये तो करके जा ही रहा है। हमारा स्टोनो आके जजमेंट, हमने डिक्टेशन दिया, कॉपी निकाल दिया, तो हम क्यों सीखें उसको कट पेस्ट करना और क्यों उसको फोटो कॉपी निकालना सीखें। लेकिन जिसको आता है वो तो करेगा। इसलिए हम फ्रेंडली नहीं हो पाए, आप फ्रेंडली हो गए, तो जिस चीज़ से फ्रेंडली हो जाओगे वो चीज़ आएगा। लेकिन फायदे हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सामंजस्य स्थापित, आप अच्छे से काम करेंगे और अगर
सुकून मिलना है, सामंजस्य स्थापित करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़े। दूसरे शहर में चले जाओ यार, आप बॉम्बे चले जाओ 2 दिन के लिए घूम के चले, वहां आपको कोई नई आइडेंटिटी है, एंजॉय कर लो। हम विंटर समर वेकेशन मिलता है 15 दिन, हम लोग घूम के चले आते हैं, एंजॉय हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बी एंजॉय लाइफ। आप सब न्यायिक सेवा में जल्दी से जल्दी आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। अब मन्नू, आपने तो बहुत गहराई के बाद सर मन्नू, से पूछ आपने तो ली, बहुत गहराई के बाद सर से पूछ ली, और हम समझते हैं कि ये अपनों के साथ साथ जितने लोग आज जुड़े हुए हैं जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ा आंसर मिल गया। बहुत बड़ा आंसर मिल गया। और अब हम सर से ये और कहेंगे अब हम कि सर से देखिए ये जो कहेंगे जो लोग हैं वो एक एक क्वेश्चन रेडी रखेंगे ताकि ज़्यादा समय भी न लगे, सबको चांस मिल जाए। समय भी न लगे, सबको चांस मिल जाए। वैसे अब कुछ आज ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो अभी 12th पास किए हैं, जो अभी 12th पास किए हैं। सीबीएसई बोर्ड जी। से वो लोगों ने 12th, अभी 12th बोर्ड से वो लोगों जी। ने 12th, अब वो लोग जा अच्छा। रहे हैं अब वो लोग जा रहे LLB हैं करने के लिए, LLB करने के लिए, जिसमें प्रशांत गुप्ता, हर्षित जिसमें रंजन, प्रशांत गुप्ता, हर्षित रंजन, सिद्धार्थ कुमार तिवारी, उत्कर्ष सिद्धार्थ केशरवानी, तिवारी, उत्कर्ष केशरवानी, आदर्श शुक्ला, ये सब आदर्श ऐसे बच्चे शुक्ला, हैं जो 12th के बाद इन ऐसे लोग को लग बच्चे रहा है हैं कि अब जुडिशल सर्विसेज में लग रहा है जाएंगे, कि अनुराग हैं। जाएंगे। तो ये अनुराग लोगों हैं। को तो ये लोगों को मार्गनिर्देशन जो देते हैं वो राजीव पांडे सर हैं, आज आए हुए हैं। राजीव पांडे सर हैं, हम आज आए चाहेंगे हुए इस हैं। नए छोटे बच्चों को जो 12th के बाद जुडिशल सर्विस में जाना चाहते हैं उनको 2 शब्द में आशीर्वाद दे दें आप उनको 2 अपना। शब्द में आशीर्वाद दे दें आप अपना। प्यारे बच्चों, देश के भविष्य और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति तो आप सब लोग देख रहे हो। सभी की आशा न्याय विभाग से ज़्यादा रहती है। तो न्याय विभाग में आते समय आप सबको बहुत सारे सेक्रीफाई करने पड़ेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि न्याय विभाग, पहले जुडिशरी में वेतन बहुत कम होते थे। अब तो हमारे जुडिशियल, पूरे इंडिया की जुडिशियल सर्विस का कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। और एक जुडिशियल ऑफिसर जब सिविल जज के रूप में ज्वाइन करता है तो उसको 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलते हैं। उसे फ्री एकोमोडेशन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, फ़ोन मिलता है, फर्निशिंग के लिए पैसे मिलते हैं, पेपर के लिए पैसे, लैपटॉप मिलता है। तो ये सब चीज़ें सुविधाएं देती है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जुडिशरी में आते समय आपको अदर विभाग से तुलना नहीं करनी होगी। हम लोग नौकरी करने के साथ साथ एक पायस वर्क भी करते हैं, पवित्र काम करते हैं। हम लोगों के दुख दर्द को बांटते हैं। जब आप आपस में मोहल्ले में, कॉलोनी में सुनते होंगे, जब 2 लोग लड़ते होंगे तो कहते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। इस कोर्ट में देख लेने का शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उसके मन में कोर्ट के प्रति अभी भी आस्था है और उसको मालूम है हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे साथ न्याय होगा। तो आप लोग अगर न्याय करने के उद्देश्य से आना चाहते हैं तो आप सबका इसमें स्वागत है। ये जीवन शैली भी बदल देती है आपकी, लोगों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, लोग आपसे बड़ी उम्मीदें करते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप सब अगर इंटर पास अच्छे से अच्छे कॉलेज से ला करने का प्रयास करें और ला का प्रयास करने के बाद फिर जुडिशरी की तैयारी करें। और जुडिशरी केवल यही, मैं ये नहीं कहता कि जज बन जाना ही है, एडवोकेट आल्सो असिस्ट द सोसाइटी, क्योंकि एडवोकेट और जज दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर ये दोनों ही जब सही तरीके से चलते हैं तभी जाकर न्याय पहुंच पाता है, क्योंकि एडवोकेट अपना केस रखता है, जज उस पर फैसला देता है। हम लोगों की निगेटिविटी को देखते हैं, अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, लेकिन हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है ना। आप अगर किसी से दोस्ती कर रहे हो, किसी से आपका परिचय है, तो आप
ऐसा तो कोई दुनिया में बच्चा आदमी है नहीं जो 100% परफेक्ट हो। तो उसके में अगर 10 अच्छाई है या 10 बुराई है, 2 अच्छाई है, तो 2 अच्छाई ले लो ना, उसके बुराई क्यों लेना मेरे को। सब लोग बार बार यही कहते हैं, मतलब सभी सामान्य चर्चा में, यार वो ऐसा आदमी ऐसा है, कभी किसी की अच्छाई नहीं देखता। हमें अपना नजरिया बदलना होगा, हमें लोगों की अच्छाई खोजनी होगी और उस अच्छाई को ग्रहण करना होगा। और जब आप अच्छाइयों को ग्रहण करने लगोगे, आप लोगों को अच्छे मन से सोचना शुरू कर दोगे, तो आप ही देश को जो है अच्छी तरीके से चलाओगे, क्योंकि आप लोग यंग हो, अब देश आप ही के भरोसे है। आप लोग न्याय विभाग में आइए, न्याय दान करिए, लोगों को न्याय दीजिए और अच्छे तरीके से देश चले, यही मेरी आप सबसे आशा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ला करके जल्द से जल्द अभियोजन अधिकारी, जज और लॉ ऑफिसर्स, हर बैंक में लॉ ऑफिसर्स होते हैं, ONGC में होते हैं, हर विभाग में लॉ ऑफिसर्स किसी न किसी रूप में विधि के क्षेत्र में आकर आप लोगों की सेवा कर, आप सब लोग सेवा करें। थैंक यू सर। देखिए सर ने बहुत अच्छा वो मोटिवेशन दिया बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी मोटिवेशन दिया बच्चों लॉ के के लिए फील्ड में जो आना बच्चे चाहते अभी हैं। अब लॉ कुछ के हमारे फील्ड में और आना स्टूडेंट चाहते हैं, उनके एक एक क्वेश्चन हमारे और स्टूडेंट हैं, उनके एक क्वेश्चन। हम जिनका नाम लेंगे वो लोग सर से एक एक क्वेश्चन अपना पुटअप कर लें। काजल सैनी, अपना पुटअप कर लें। काजल सैनी काजल सर से एक सैनी। क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मुझे यही पूछना है कि जैसे सर ने बताया था कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुडिशरी क्लियर कर लिया था, तो सर आपके टाइम मैनेजमेंट जो डेली की प्रैक्टिस थी वो सर किस तरह से करें जिससे हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। देखो बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अभी अपनी चर्चा के शुरुआत में ही बताया कि हर व्यक्ति को तैयारी इस उद्देश्य से करना चाहिए कि मेरे को सिर्फ एक सीट चाहिए, और ये 15 सीट निकली है, मेरे को 14 से मतलब नहीं है, सिर्फ एक मेरे लिए होना चाहिए। और इसके लिए आपको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। मैंने बताया 6-8 घंटे तो रोज आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से एक्सटेंसिव तैयारी करके और इंटेंसिव तैयारी करके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और लगातार न्यूज़पेपर्स के संपर्क में रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लीडिंग केसेस, करंट केसेस के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो नए किताबें, प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा और आपके हर्ष बिहारी साहब जैसे जो किताबें निकालते, इनको आप लोग पढ़ें और सारी किताबें अपने टेबल पर रखें। पहले तो मेरा अपना मानना है कि जब आप तैयारी शुरू करें कि आज से मुझे तैयारी करना है, तो सिलेबस के सारे बुक्स अपने टेबल पे होने चाहिए, और एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि मैं 5 दिन में ये ख़त्म कर दूंगा, 6 दिन में ये, 7 दिन में ये। उसके बाद अगर 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम एग्जाम में, तो 2 महीने में पूरी बुक्स हमें ख़त्म कर देनी है, और उसी के हिसाब से अपने पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आप यंग हैं, अगर सामान्य रूप से एक आदमी को 7 या 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन यंग बच्चा अगर 4 घंटे भी सो लेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आज आप 4 घंटे सो लोगे और इस बार नौकरी में सेलेक्ट हो जाओगे तो 8-10 घंटे आराम से सो सकते हो। लेकिन आज आप 10 घंटे सो लोगे तो हो सकता है भविष्य में ज़्यादा काम करना पड़े और 4 घंटे सोने पड़े। तो बेहतर है, जब मेरे पास एनर्जी है, मेरा एज है, तो हम 4 घंटे सो के ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगा के और वेल प्लान्ड होके, वेल मैनेजमेंट होके अपनी तैयारी, जिसको सुबह पढ़ना हो सुबह पढ़े, जो रात में पढ़ते हैं रात में पढ़ें, जो शाम को पढ़ते हैं शाम को पढ़ें। लेकिन अपनी तैयारी आवर हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अपने गाइड से भी आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी, और लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोचिंग कोई कर रही हैं, तो आप जो पढ़ के गई हैं, आप एक नोट बनाइए कि हाँ ये मेरे को डिस्कस करना, फिर जाके आप डिस्कस करिए, फिर आपका पॉइंट क्लियर होगा। तो प्लानिंग माइंड में होनी चाहिए, और टेबल पर सारी किताबें होनी चाहिए, और गोल
पर नज़र होनी चाहिए कि मुझे इस बार सेलेक्ट होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं कह दूं कि अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम उसको डिप्रेशन में चले जाएं। 100 में से 10, 12, 15 लोग एक बार में सेलेक्ट होते हैं, कोई 2 बार में होता है, कोई 3 बार में होता है। इसलिए ध्येय पहली बार में सिलेक्शन का होना चाहिए, लेकिन पहली बार में सिलेक्शन ना होने से डिप्रेशन में नहीं जाना है। अगली बार मेरे को सेलेक्ट होना है, लेकिन उसके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नए बच्चे फिर आपको फाइट करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सर ओके सर, थैंक यू सर। इतनी अच्छी बात बताई आप लोगों को। इतनी अच्छी बात बताई आप लोगों को। आप लोग अगर एक बार प्री नहीं निकलता, मेंस नहीं निकलता या इंटरव्यू में आप नहीं सेलेक्ट होते तो आप लोग निराश हो जाते हैं। आप अपने लक्ष्य पर समर्पित रहिएगा, आप अपने लक्ष्य पर समर्पित रहिएगा और सफलता जरूर मिलेगी। इसी क्रम में सफलता जरूर पूजा मिलेगी। ठाकुर, इसी क्रम में पूजा जी आप सर से जो पूछना चाहती हैं। पूजा जी आप सर से जो पूछना चाहती हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया और इतनी गहरी जानकारी दी है, तो हम लोगों को काफी मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सर, मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सामंजस्य बैठाना होता है वो हम लोग नहीं बैठा पाते हैं। तो सर, इसके लिए मार्केट में भी कई बुक्स होती हैं, बट प्रॉपर इसकी तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए सर, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। आप लोग क्रिकेट देखते हो, गेम देखते होगे। आप लोगों ने कभी हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू देखा हो? वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जब फॉरेन टूर में अंडर 19 का क्रिकेट खेलने जाते थे तो बस से उतरते नहीं थे कि अगर मेरे को अगर कोई बात करेगा तो वह इंग्लिश में बात करेगा, मैं कैसे इंग्लिश में बात करूंगा, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन आज हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग जो कि हाई स्कूल इंटर पास है, फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं। तो जब आप इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसी किताबें लीजिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होती हों। बहुत सारे ऐसी किताबें आपको मिल जाती हैं जो इंग्लिश में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं। वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन की बुक्स भी बहुत सारी ऐसी मिल जाती हैं। एक तरफ उसका हिंदी दिया रहता है, तो आप ऐसा करें कभी कभी आधे घंटे निकाल लें टाइम कि हम अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना है तो आप उसको इंग्लिश में करें, फिर आप उसी किताब से देखें कि मेरे कितने सही हुए। ठीक है, उससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, इंग्लिश का पेपर जरूर पढ़ें। इंग्लिश का पेपर पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं कि मैंने उसको देखा और निकाल दिया। इंग्लिश का पेपर पढ़ने का तात्पर्य मेरा कहना है आधा घंटा, जैसे आप कोर्स की किताब पढ़ती हैं, आधा घंटा 45 मिनट उसके लिए अवश्य दें, और उसको अपने साथ इंग्लिश की डिक्शनरी रख के पढ़ें। उसमें जो वाकुवेलरी आपको नहीं आती उसको आप एक रजिस्टर में नोट करें, उसका हिंदी में अर्थ देखें और इंग्लिश में भी अर्थ देखें, दोनों देखें। इंग्लिश का इंग्लिश में क्या अर्थ है, हिंदी में उसका हिंदी क्या अर्थ है। जब तक आपका वाकुवेलरी स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको इंग्लिश में हमेशा तकलीफ आएगी। तो इसको पेपर पढ़ के उसको हिंदी से इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन करके और एक साथ ही अपने पास कलेक्ट कर लें, जिससे आप हमेशा इंग्लिश में अपने घर में अपने छोटे भाई बहन या अपने पेरेंट्स से या कोई मित्र हो उससे 10-15 मिनट इंग्लिश में बात करें और अपने मन का हेजिटेशन हटा दें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप कभी भी इंग्लिश मैन को, चाहे फॉरेनर आता है, आप उससे बात करें, उसका इंग्लिश कभी भी ग्रामेटिकली परफेक्ट नहीं होता। और हम इंडियन लोग, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, हम इंडियन लोग जब इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तो पहले अपने दिमाग में उसके सेंटेंस को बिठाते हैं और फिर ये सोचते हैं ये ग्रामर से ये पता हैड लगेगा कि हैज लगेगा, कि उड लगेगा कि सैल लगेगा कि सुड लगेगा। इसको अपने मन से निकालिए
ग्रामेटिक, आप अपनी बात को दूसरे तक एक्सप्रेस करिए, आपकी बात दूसरा समझ जाए, ये महत्वपूर्ण है। और फिर जब आप दो 4 10 लाइन लिखना शुरू करेंगी तो धीरे 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 उसको करेक्ट करते करते आपकी इंग्लिश वास्तव में सही हो जाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आप Thank you, लेकिन sir. पेपर को जब भी पढ़ें डिक्शनरी रख के पढ़ें, आधा घंटा उसको जरूर दें। ठीक है बेटा? देखिए जी सर सर, ने थैंक यू सर। देखिए सर ने कितना अच्छा बताया, इसीलिए आप लोग को जो मटेरियल दिया जाता है डिगलॉट फॉर्म में। मटेरियल दिया जाता है डिगलॉट फॉर्म में। आज भाई साहब इन लोग को 4 साल से डिगलॉट फॉर्म में मटेरियल दिया जा रहा है डिगलॉट फॉर्म में मटेरियल ताकि इन लोग की लॉ भी स्ट्रांग हो और जनरल स्टडीज भी स्ट्रांग हो। और जनरल स्टडीज भी स्ट्रांग। आदित्य मिश्रा, आपको जो सर से आदित्य पूछना हो। मिश्रा, आपको जो सर से पूछना हो। Good evening, sir. Myself Aditya Mishra from BLLB second year student. BLLB second year student. Sir, my question was that कि जैसे अभी मेरे पास 4 साल का समय है, तो अभी से मैं कुछ एक्स्ट्रा कैसे दे सकता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर जाऊँ? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर जाऊँ। बिल्कुल। अभी पहले तो आपने अपने में ये लगन पैदा कर ली है कि मुझे कमीशन की तैयारी देनी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इसको अपडेट करना शुरू कर दीजिए। और आप जो भी अभी सब्जेक्ट पढ़ते जाएं, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट की पढ़ाई आप करते जाएं उसको ऐसा तैयार कर लें कि एक कमीशन की तैयारी देते समय आपको एक्स्ट्रा पेन लेने की ज़रूरत ना रहे। मान लीजिए आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाते हैं, आपको सेकेंड ईयर तक तो लास्ट सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़ाए जाते। इसी ईयर से स्टार्ट हुआ सर, इसी ईयर से स्टार्ट हुआ। अभी इस ईयर से जब आपका लास्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं तो जो लास्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, अगर वो आपके जुडिशरी के सिलेबस से टैली करते हैं, उनको इस हिसाब से पढ़ें और उसका नोट्स इस हिसाब से बना के करें कि जब आपको क्वेश्चन देना पड़े तो आपके लिए उसके लिए एक्स्ट्रा पेन न लेना पड़े, अरे ये तो मैंने ऐसे ही अनसॉल्व पेपर करके कर दिया था। तो उस हिसाब से जब आप उसको प्रिपेयर करते जाएंगे, आपका नोट्स बनता चला जाएगा। और उसके साथ साथ आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, प्रेजेंट, हम लोग के समय प्रेजेंट डे कहलाता था, पता नहीं क्या कहलाता है, अभी भी कहते हैं प्रेजेंट डे जुडिशरी में, क्यों हर्ष बिहारी जी? नहीं सर, वो पेपर अब खत्म हो गया है। उसके जगह पे करंट, हाँ, जनरल नॉलेज का पेपर आता है। जनरल नॉलेज का पेपर। अच्छा, जनरल जी, है। तो उसको जो है हम लोग, हाँ, प्रेजेंट डे में लीगल एसेज आते थे, जनरल एसे आते थे। तो इन सबको आप अपडेट करते रहो किताबों से, और पेपर जरूर पढ़िए। पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद में 4 बच्चे 2 लड़ाई किए। पेपर पढ़ने का मिडिल का पेपर जिसमें आर्टिकल्स निकलते हैं लोगों के, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको नोट बनाइए। और मेरा तो कहना है कि उन पेपर, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण, मैंने 90 में मेरे को सिलेक्शन हो, मैं 79 में हाई स्कूल पास किया और उसी साल से संभवतः प्रतियोगिता दर्पण निकला था। सन 79 से लेकर 90 तक का प्रतियोगिता दर्पण, ईच एंड एवरी प्रतियोगिता दर्पण मेरे पास था। और टाइम्स ऑफ इंडिया के मिडिल पेज पे जो आर्टिकल निकलती थी और उसमें बड़े बड़े इतिहासकार, ज्यूरिस्ट और फिलासफर के कोटेशंस निकलते थे। मेरे पास कम से कम 200-250-300 कोटेशंस लिखे हुए कॉपी में थे। तो इन सब को करो, ये सब आपको कोट करने में काम आएंगे, वो मेरे को आज जजमेंट में लिखने में काम आते हैं। तो अभी से आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए और ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। देखिए, सभी लोगों को सर ने कितना अच्छा बताया। अगर आप अपना कलेक्शन मटेरियल अच्छा रखेंगे तो जुडिशियल ऑफिसर के रूप में जजमेंट देते समय भी आपको काम आता है। ये बात आप लोग गहराई से नोट करिए, समझिए, गार्ड बना के रखिए। अब इसी क्रम में विनीता जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आपको सर से कोई पूछना हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना है आपसे सर कि जैसे आप जैसे एक्सपर्ट से जब हम सुनते हैं सर, तो सर वो यही कहते हैं कि बेयर एक्ट, मुझे ऐसा कि बेयर एक्ट से तैयारी करनी चाहिए या टेक्स्ट बुक से? दोनों से।
जी सर। दोनों से। जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव मतलब प्री में ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए बेयर एक्ट बहुत जरूरी है। और जब मेन में जाते हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक भी जरूरी होता है। तो सर दोनों बेयर आपको एक्ट तैयारी हम करना कैसे याद करें सर, क्योंकि इतनी धाराएं होती हैं सर, वो एक याद करते हैं तो पहले छूट जाती है सर, वो आप मुझे समझा सकते हैं सर कि मतलब कैसे याद कर सकते हैं? ये तो अपने कंप्यूटर में आपको रखना पड़ेगा, ये दिमाग एक कंप्यूटर है। जी सर। मैं कह रहा हूँ बेयर एक्ट जैसे आपके पास अगर बेयर एक्ट आ जाता है तो मैंने कहा ना टेबल पे आप रखिए। जी सर। पहले बात तो इस बात को टेंशन निकाल दीजिए कि मुझे मैं पढ़ना है। और जब आपके टेबल पे रखा है, आप कहीं से भी घूम के आ रही हैं, अपने टेबल पर अगर आपका किताब रखा उससे 2 सेक्शन आपने पढ़ लिए। फिर आप उस 2 सेक्शन को अपने दिमाग में मनन करते रहें। फिर आप कहीं से घूम के आए, फिर 2 सेक्शन पढ़ लिए। करना तो पड़ेगा। जी सर। और इसको पढ़ते जाइए। जब आप पढ़ लेंगी तो जब ये दिमाग में बैठता जाता है 4, 5, 6, 7 बार आप जब उसको पढ़ लेंगी तो आपके इस ये जो दिमाग है कि दिमाग इज आल्सो एक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में जब वो फीड हो जाएगा फिर ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो धीरे 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 करके वो निकलना शुरू होता है। इसलिए कम से कम पढ़ना तो कई बार पढ़ना पड़ेगा सेक्शंस को। एक बार बिना समझे आए पढ़ लिया, फिर क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ते समय सबसे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि उसमें कामा फुल स्टॉप रहता है। उस कामा फुल स्टॉप को रुक रुक के इंटरप्रेट करना पड़ता है, तब जाके बेयर एक्ट का समझ में आता है। ठीक सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए कितने बेयर एक्ट पढ़ने का बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका है। सर ने आप लोग को बताया कैसे कामा का और फुल स्टॉप को ध्यान में रखना है। अपने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के भाई साहब एक ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार का जुडिशरी प्री निकाला दे चुके हैं और एपीओ भी अभी निकाला है, एपीओ का भी दे रहे हैं। उनका नाम है दीपक कुमार जी। तब दीपक कुमार जी चाहेंगे सर से आप कुछ पूछना चाहते हैं? दीपक मोबाइल को म्यूट हटाइए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दीपक हुआ सर। सर मैं सर आज सर का गाइडलाइन और गाइडलाइन योर वॉइस इज नॉट क्लियर। दीपक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, जरा उसको ठीक से सेट करिए ताकि आवाज आपकी आए। अब जा रही है सर? अब जा रही है सर? अब हाँ आ रही है। हाँ आ रही। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मैंने सर अभी का प्रॉपर गाइडलाइन है और अच्छा वर्तमान समय सर मुझे क्या करना चाहिए आगे संबंधित सब कुछ जानकारी चाहते हैं। बेटा आप तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी जुडिशियल सर्विस में आओगे। अब आप कुछ मत करो, जो पढ़ रहे हो उसको अपडेट करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो और मैं सोचता हूँ 2, 4, 6 महीने आप जल्दी से जल्दी न्यायिक सेवा में आ जाओगे। यार बात खत्म है। ऑल दी बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन फिर भी सर मैं उसके बारे में सर जानना चाहता हूँ सर कि अभी वर्तमान टॉपिकों को सर इस प्रकार से फोकस करना चाहिए तो मेरे लिए तो ज़्यादा लाभदायक। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। कह रहे हैं सर कि वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज दीपक आपकी आवाज सर को नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए झारखंड से संधीर कुमार जुड़े हुए कोडरमा से। तो संधीर जी आपको अगर सर से कोई क्वेश्चन पूछना हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी तो मैं सर सेकेंड सेमेस्टर में हूँ LLB में, और सर मुझे फिर हमेशा से घबराहट होती है कि मेंस राइटिंग को लेकर के मेंस में, जैसे कि डायरेक्ट में जो लैंग्वेजेस होती हैं वो बहुत कठिन होती है, तो सर कि हम मेंस में उसे सटीक रूप से हम कर सकें। देखो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो कठिन होती है बेटा, है, इसीलिए टेक्स्ट बुक रखा जाता है कि उसको जो है टेक्स्ट बुक में उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेयर एक्ट के लैंग्वेज को ही आपको एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस करना है। आपको उसके भावार्थ को और उसके सही तरीके से टेक्स्ट बुक से निकाल कर भी आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सरल शब्दों में उसको एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस करना चाहिए, इसीलिए बेयर एक्ट के साथ साथ टेक्स्ट बुक जरूर रखना चाहिए। और बेयर एक्ट जब भी पढ़ें इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों पढ़ें, क्योंकि ला के हिंदी वर्ड्स इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश वर्ड। तो इसलिए कई बार हिंदी ऐसे आप कभी कभी आप उपधारणा शब्द आ जाता है, खंडनीय शब्द आ जाता है, संपुष्टि शब्द आ जाता है, जो हम समान रूप से उपयोग में नहीं लाते। तो प्रिजम्पशन वर्ड हमेशा यूज करते हैं, कोरोबोरेशन शब्द हमेशा यूज करते हैं, मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी, ये शब्द हमेशा यूज करते हैं। इसलिए दोनों इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों साथ रख के पढ़ें। तो अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो उसका इंग्लिश वर्जन ले लें और उसका ट्रांसलेशन करके या फिर टेक्स्ट बुक से लेके सिंप्लीफाई करके उसको तोड़ के पढ़ने के प्रयास करें। ठीक है, चलिए संधीर, आपकी बात, थैंक यू, आंसर बहुत मिल गया अच्छा। अब दो लोग को हम और इनवाइट करते हैं। सीतापुर से पूजा श्रीवास्तव। पूजा जी, आपको सर से जो पूछना हो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछिएगा जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता हो। पूजा जी, मोबाइल को खोलिए। आपका मोबाइल नहीं खुला हुआ है पूजा जी। हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा पूजा जी, जब तक देख रहे हैं, सविता गौतम गाजियाबाद से सविता गौतम जुड़ी हुई हैं। सविता जी, आपको सर से कुछ पूछना है? डेट लिख के लाओ। और आप में से किसी को सर से कोई पूछना हो? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसे PCSJ का जो पेपर होता है, हर एस्पिरेंट यही चाहता है कि मुझे इसको क्रैक करना है सर। तो जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो ऑलरेडी मेरी फैमिली में 2 जजेस हैं, तो मतलब मुझे ये करना है कि यंगेस्ट जज के रूप में अपने आप को तो उसके लिए कुछ तब हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी ना जाके हम स्टेट लेवल पे कुछ अलग कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन, उसके लिए पहले बेटा LLB पास करना पड़ेगा। तो वो तो सर पहला उसके लिए पहले आप LLB, और LLB जब आप करोगे तो LLB में जो भी ला के सब्जेक्ट हैं उनको आप इस तरह से तैयार कर लें कि आपको जब एग्जामिनेशन देने में एलिजिबल हो जाए एग्जामिनेशन देने के लिए और एग्जामिनेशन देना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। हम उसी तैयारी को आज से ही शुरू कर दें, और जैसे ही LLB पास करते हैं, वांट निकलता है, आप उसको तैयार करके एग्जाम देने जाइए। और मेरी शुभकामना है कि आप अपने घर में यंगेस्ट जज के रूप में आएंगे। लेकिन 21 साल का तो होना ही पड़ेगा, LLB पास होना ही पड़ेगा। सर तो अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, 22 साल की उम्र में हो जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल 22-23 साल में तुम जज बन गए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। आज हम लोग के बीच में इलाहाबाद से एक ऐसे टीचर जुड़े हुए हैं, ऐसा 31st ईयर से आपके निर्देशन में बहुत से स्टूडेंटों ने बैंक में सर्विसेज पाई, SSC रेलवे बैंक, बहुत जगह आपके निर्देशन में आया। वो जुड़े हुए हैं राजीव पांडे सर। हम राजीव पांडे सर से कहेंगे, हमारी आवाज आ रही है?
राजीव पांडे सर, राजीव पांडे सर, लगता है अवेलेबल नहीं है। लगता है अवेलेबल नहीं है। चलिए, आज सब सर लोग आज सब लोग के सारे जितने भी दुविधा के थी, सारे जितने भी डाउट्स थे, सुविधा थी, डाउट वो थे, आप लोग को क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। और हम चाहेंगे कि जो सर ने और हम आप लोगों चाहेंगे को बात बताई कि जो सर ने आप लोगों को वो बात बताई बहुत ही लाभदायक वो होगी। बहुत और ही आप लोग लाभदायक इसको होगी। इतने सीनियर वरिष्ठ और आप लोग न्यायाधीश से आप लोगों ने जो सीनियर बातें वरिष्ठ को पूछा, न्यायाधीश से आप लोगों ने जो बातें को पूछा, 31 ईयर का आपको अनुभव सर ने शेयर 31 ईयर किया, का आपको अनुभव सर ने शेयर किया, उसको आप लोग आज से अभी से उसको अपने आप लोग जीवन आज में से अभी से उतारने की अपने कोशिश जीवन करिए। में उतारने की कोशिश सर मुझे कुछ पूछना है। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। हाँ बोले बोले बोले। सर जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। सर मैं बिहार चंपारण से बोल रहा हूँ सर। बिहार चंपारण से बोल रहा हूँ सर। जी सर LMM का जो करते हैं उसके सर्विस में क्या महत्वपूर्ण योगदान? सर्विस में क्या महत्वपूर्ण योगदान? LLM का जी सर्विस में सबसे पहले तो 2 इंक्रीमेंट आपको लग जाएंगे। जी समझ गए? जी सर। और प्रश्न वही है कि BA करने के बाद MA क्या कैसे क्यों किया जाता है। तो किसी विषय को और भी गहनता से पढ़ने के लिए आप LLM करते हैं, फिर PhD करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको LLB में JN पांडे या अन्य किताब से पढ़ना होता है, LLM में वही कॉन्स्टिट्यूशन शेरवई की किताब से पढ़ना पड़ता है। और शेरवई का एक वॉल्यूम इतना बड़ा होता है, इतनी लेंथ की होती है और 5 वॉल्यूम में होती है। मतलब गहनता से अध्ययन करना पड़ता है और उसको करने के बाद आदमी उस चीज़ का मास्टर हो जाता है और इंटरनली आदमी ज़्यादा स्ट्रांग फील करता है कि मैं इस चीज़ को स्पेशलाइज कर चुका हूँ। इस और सर्विस में आने के बाद अगर आप LLM किए हुए हैं तो 2 या 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। दोनों फायदे हैं। धन्यवाद सर। हम आपके उज्जवल और स्वस्थ की कामना करते हैं। धन्यवाद सर, हम आपके उज्जवल और आज हम लोगों ने Thanks. सर का बहुत समय लिया। सर का बहुत समय आज लिया। देखिए वर्किंग डे था, मंगलवार था आज सर, देखिए वर्किंग दिन भर डे था, कोर्ट में भी मंगलवार था, जुडिशियल दिन भर वर्क में कोर्ट बिजी में थे। भी जुडिशियल वर्क और में इसके बिजी बाद थे। आज आप और लोगों इसके के बाद लिए आज आप लोगों आप के लिए लोगों को उनका मार्गदर्शन आप बहुत लोगों को जरूरी था, उनका मार्गदर्शन बहुत बहुत जरूरी था, महत्वपूर्ण था। बहुत इसके लिए महत्वपूर्ण। आप लोग बराबर उत्सुक थे। हम समझते हैं कि आज आपकी सारी जितनी भी दुविधा थी, आप लोग को न्यायिक सेवा की जितनी गहन जानकारी थी, आज सब आप लोग को एक साथ मिल गई। हम बस इतना चाहेंगे जो आज इतना अमूल्य समय सर ने आप लोग को दिया, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जीवन में उतारें। और जो जिन जिन लोगों को आशीर्वाद मिल गया, जैसे दीपक को सर का आशीर्वाद मिल गया कि जल्दी से आइए जुडिशियल अफसर बनके, अब आदित्य को ये आशीर्वाद मिला कि पहले LLB कर लो तब जुडिशियल ऑफिसर बन पाओगे भाई। ये सब बहुत ही गहराई की बात सर ने बताई। हम चाहेंगे कि उसको आप लोग आज और अभी से अपने जीवन में उतार लीजिए। और जिस तरह सर ने एक बात और महत्वपूर्ण बताई, ओके, अपने जीवन को संवार लीजिए। और चाहे आज 8-10 घंटा सो के पूरे जीवन में फिर आप लोग 4 घंटे सो पाओगे, फिर 12-13 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ये सब बहुत ही गूढ़ बातें हैं। ये वही आपको बता सकते हैं जिन्होंने अनुभव किया। अब सब लोग, अगर राजीव पांडे सर आप जुड़ गए हो, हाँ, तो हाँ सर, आपका मोबाइल अभी वॉल्यूम नहीं खुला है।
हाँ भाई साहब बोलिए। चलिए, कोई तकनीकी त्रुटि है, नहीं पूरा हो रहा है। हम आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से और सारे स्टूडेंटों की ओर से जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हृदय श्रीवास्तव भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अमूल्य समय हमारे छात्र छात्राओं को दिया और ऐसा मार्गनिर्देशन दिया कि अगर आप लोग इसको आज अपने जीवन में उतार लेंगे तो पूरे जीवन तक आप लोग सफल हो जाएंगे। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कर ले, ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे तो आप लोग के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि एक न्यायाधीश का आप लोग को आशीर्वाद मिला। सब लोग अपने कैमरे को ऑन कर लें, जो लोग जुड़े हुए हैं। बस 2 मिनट भाई सर का और लिया जाएगा। जल्दी करो जल्दी। हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आज आपने अपना अमूल्य समय दिया और सदैव परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आपका रेडी रहेगा। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। लिख दो।